So students, as you all know, in last class we talked about the branches of chemistry, the branches of science, and along with the scientists who are the fathers of these different branches. जैसे हमने आपको बताया कि न्यूटन इज कॉल्ड फादर ऑफ फिजिक्स, तो हमने फिजिक्स में कुछ और भी साइंटिस्ट लोगों का बात कर लिया, टाइको ब्राहे का बात कर लिया, निकोलस कोपरनिकस का बात कर लिया, गैलीलियो गैलीली का बात कर दिया ना जी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का बात कर लिया। हमने केमिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाया कि स्टडी ऑफ मैटर्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो हमने केमिस्ट्री में प्रफुल्ल चंद्र राय का बात कर लिया ना जी, आपको एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर का बात कर लिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री उनको बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री प्रफुल्ल चंद्र राय को बोलते हैं, हम इनकी बात कर लिए। अब साइंस का सबसे जो लास्ट ब्रांच है, जिस ब्रांच को हम लोग बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं ना, अब आज के क्लास में हमें इसके बारे में बात करनी है। खूब इंटरेस्टिंगली पढ़ा रहे हैं, खूब ध्यान से समझिएगा, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। बायोलॉजिकल साइंस, पहले ही हम आपको बोले थे कि दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। कुछ चीजें हैं जो लिविंग हैं और कुछ चीजें हैं जो नॉन लिविंग हैं। कुछ चीजें हैं जो लिविंग हैं, जो सरवाइव करते हैं, यहां पर जो यहां सरवाइव कर रहे हैं, जिनमें लाइफ है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो नॉन लिविंग हैं, जिनमें लाइफ नहीं है। तो जिनमें लाइफ होता है ना, उनको लिविंग बोलते हैं। और लिविंग्स का स्टडी हमेशा बायोलॉजिकल साइंस में किया जाता है, बायोलॉजिकल साइंस में किया जाता है। बायोलॉजिकल साइंस में हमेशा लिविंग्स का स्टडी किया जाता है। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि सर जी हमको इस फिंगर के बारे में पढ़ना है, तो भाई हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। इस हार्ट के बारे में पढ़ना है, हार्ट बीच में होता है, लेफ्ट में नहीं। वो बातें दिमाग से निकाल दो कि हार्ट लेफ्ट में होता है, ठीक है ना। तो हार्ट के बारे में पढ़ना है तो भैया हार्ट बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अब ज्योग्राफी में थोड़ी जाएंगे पढ़ने के लिए, हिस्ट्री में थोड़ी जाएंगे पढ़ने के लिए ना। तो हार्ट जो है बायोलॉजी में पढ़ेंगे। हमें लंग्स के बारे में पढ़ना है कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं, हम लोग ब्रीदिंग और ब्रीद आउट कैसे करते हैं, तो हमें इसे भी बायोलॉजी में पढ़ना होता है। तो बायोलॉजी में हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिनमें लाइफ होता है, जो सरवाइव करते हैं, और इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस का एक ब्रांच होता है जिस ब्रांच का नाम रखा गया है बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस का एक ब्रांच होता है जिस ब्रांच का नाम रखा गया है बायोलॉजी। ऐसे बायोलॉजी में भी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं ना। जैसे कोई बोले कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी में हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूरोलॉजी, ब्रेन का स्टडी करते हैं, न्यूरॉन्स का स्टडी करते हैं। ऑर्थोलॉजी, बोन्स का स्टडी करते हैं। डर्मेटोलॉजी, ये आपको स्किन का स्टडी करते हैं हम लोग ना। तो ये ढेर सारा तरह का लॉजी आते रहता है ना। तो वही है, यहां कौन है, बायोलॉजी। तो चलिए पहले हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ले कि आखिर बायोलॉजिकल साइंस होता क्या है। तो बायोलॉजिकल साइंस का मीनिंग हो गया द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग्स। एक ऐसा साइंस का ब्रांच जिसमें हम लिविंग्स का स्टडी कर रहे हैं, एक ऐसा साइंस का ब्रांच जिसमें हम लिविंग्स का स्टडी कर रहे हैं, हम इसको बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। और बायोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस का एक ब्रांच है। बायोलॉजी बायोलॉजिकल साइंस का एक ब्रांच है। इसमें ढेरों सारे टाइप्स आते हैं, ढेरों सारे टाइप्स आते हैं। जैसे आपने नाम सुना आर्कियोलॉजी के बारे में, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं। इनका काम होता है पुरातात्विक जो चीजें होती हैं, पुरातात्विक का मतलब हो गया कि पुरातन जमाने का, आज से हजारों साल पहले की बातें हैं। हजारों साल पहले जो लोग यहां रहते थे, लाखों ईयर्स पहले जो एनिमल्स इस अर्थ पे रहते थे,
वो जमीन के नीचे, कई किलोमीटर नीचे, कई मीटर्स नीचे फंसे हुए हैं, उनका बोन मिलता है। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, उस बोन को निकालते हैं और उसका स्टडी करते हैं और उससे मिलता जुलता फोटो तैयार करते हैं। आखिर किसी ने डायनासोर को देखा नहीं, पता कैसे चला कि डायनासोर इस दुनिया में होते थे? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को डायनासोर्स का क्या मिला, उनका बोन मिला। अच्छा, बोन मिला, उसका स्टडी किया गया तो पता चला कि ये तो काफी बड़ा जानवर है भाई, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वाले उस साइज के बारे में स्टडी किए, उस बोन के बारे में स्टडी किए। अच्छा, पूरा स्टडी इन लोगों का फाइनल हो गया, तब निकाले कि भाई इसी का नाम डायनासोर्स रख देते हैं। फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऐसे ऐसे बोन्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो वही बात है, हम लोग लिविंग्स का स्टडी करते हैं और लिविंग के बारे में जो भी हम स्टडी करेंगे सब का सब बायोलॉजिकल साइंस है, और उसी में से एक ब्रांच है बायोलॉजी। अब ये जो बायोलॉजी है, अब हरदम हम बताते हैं आपको टर्म्स के बारे में, नाम, जैसे केमिस्ट्री है कीमिया से बना है, फिजिक्स है फ्यूसिस से बना है, साइंस है सिंसियर से बना है। ऐसे बायोलॉजी किसी वर्ड से नहीं बना है। ये बायोलॉजी खुद दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी, बायोलॉजी। बायो मीन्स होता है बायोस और लॉजी मीन्स होता है लोगोस। बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। जहां भी जिस भी वर्ड के लास्ट में लॉजी होता है, जिस भी वर्ड के लास्ट में लॉजी होता है, वह वर्ड स्टडी के बारे में बताता है। जैसे साइकोलॉजी, साइको, साइको मीन्स होता है दिमागी और लॉजी में स्टडी, दिमाग का स्टडी। तो साइकोलॉजी, लोग नहीं बोलते हैं थोड़ा सा कोई पागल बन, साइको हो का, पागल हो। तो लोग जिनके बारे में उनके लोग दिमागी संतुलन, दिमागी बैलेंसमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उनको साइकाट्रिस्ट बोलते हैं। साइकोलॉजी का स्टडी किए हैं भाई। हाँ, ऑर्थोलॉजी, ऑर्थो हड्डी, लॉजी स्टडी, तो हड्डी का स्टडी कर लिए, बोन का स्टडी कर लिए, ऑर्थोलॉजी हो गया। तो बायोस मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी, मतलब जिनके अंदर लाइफ होता है अगर हम उनका स्टडी कर रहे हैं तो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। अब देखिए बात क्या है, बायोलॉजी को पुराने जमाने से बायोलॉजिकल साइंस के नाम से जाना जाता था, सॉरी लिविंग साइंस के नाम से जाना जाता था। ये वर्ड नहीं था, ये वर्ड कब आया, 1802 में। हालांकि कुछ बुक्स में 1801 भी लिखा हुआ है। इस समय दो साइंटिस्ट थे। पहले साइंटिस्ट का नाम है जीन बैप्टाइस्ट डी लैमार्क, मतलब लैमार्क। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है गॉटफ्रेड रेनहोल्ड ट्रेविरेनस, मतलब ट्रेविरेनस। तो दो साइंटिस्ट थे, लैमार्क और ट्रेविरेनस। इन दो लोगों ने मिलके बायोलॉजी वर्ड को बनाया था। इस वर्ड को इन दोनों ने मिलके बनाया है। दो साइंटिस्ट लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस वर्ड को बनाने में। ऐसा नहीं है कि किसी जर्मन वर्ड से, किसी लैटिन वर्ड से इसको उठा लिया गया, नहीं। ये वर्ड खुद में एक डिफिनीशन है, खुद में ही एक डिफिनीशन है। तो अगर हमसे कोई कहता है व्हाट इज बायोलॉजी, तो हम कहेंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, इज कॉल्ड बायोलॉजी। या नॉर्मली बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ के स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं और कुछ नहीं। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब जिसने वर्ड बनाया हम उसको फादर तो नहीं बोल सकते हैं। फादर हम उनको कहते हैं ना जो रिसर्च करते हैं, हम लोगों पे जिसने रिसर्च किया हमारे फादर हो गए ना। जो लेडीज हैं वो मदर हो गई, जो जेंट्स हैं वो फादर हो गए। वैसे ही
जो बायोलॉजी में लिविंग्स पर जो सबसे ज्यादा स्टडी किए हैं ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। और बायोलॉजी के जो फादर हैं, सो कॉल्ड फादर, उनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ना, इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, एरिस्टोटल को। दिमाग में कुछ बातें आपके चल रही होंगी कि सर, चलती नहीं है वैसे, हम चलाएंगे। दिमाग में बातें चलती कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक ही आदमी था इस दुनिया में जो इतना सोचता था। ये बात कब की बता रहे हैं हम आपको? लगभग 2300 साल पहले की बात बता रहे हैं। एरिस्टोटल 300 बीसी, 300 बीसी की ये बातें हैं। अब बीसी क्या होता है चलिए समझाते हैं। ये हम एक टाइमलाइन बना रहे हैं। इस टाइमलाइन में हम एक डेट डाल देते हैं, इसको बोलते हैं 0। तो ये जीसस जो थे ना, जीसस, उनका समय काल है 0। जीसस का समय काल है, जो जीसस थे, जीसस क्राइस्ट। और इसके बाद में जो डेट आया ना, इसको बोला गया एडी। और इसके पहले जो डेट था ना, इसको बोला गया बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस के पहले का सब समय। और एडी का मतलब है आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस के मरने के बाद का समय। उसी दिन से कैलेंडर बना है, जीसस के समय से ही कैलेंडर बना है। तो इधर वाला डेट होता है एडी और उधर वाला डेट होता है बीसी। तो अब अगर हमसे कोई कहे कि आज कौन सा ईयर चल रहा है, तो हम कहेंगे 2023। क्या? एडी। और हम बात कर रहे हैं 300 बीसी के बारे में, मतलब यहां से भी 300 साल पहले। तो बाबू, यहां से 300 साल पहले और आज हम लोग हैं 2000 साल में, तो आज से कितना साल पहले? 2300 साल पहले। तो जब भी कोई बीसी बोलेगा ना, बीसी रखे यहां पर, जब भी कोई बोलेगा किसी भी डेट को बोल के उसके लास्ट में बीसी वर्ड यूज करेगा, तो आप डायरेक्टली उसमें 2000 ऐड कर देना। 2000 सन अभी चल रहा है और 300 पहले, तो हो गया 2300 साल पहले, लगभग 2500 साल हो गया। सोचिए, ये सब हमारे सामने की बातें हैं, हम थे उस समय में इस अर्थ पर, ठीक है ना। हमारा एज 8000 ईयर्स हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आगे की बातें करें। ये बात है 300 बीसी की, लगभग आज से 2300 साल पहले की। तो बात यही आता है कि सर आज से 2300 साल पहले इस अर्थ पर एरिस्टोटल थे, तो उनको फादर बोल दिया गया। लेकिन उनके बाद में इतने सारे साइंटिस्ट आए हैं, इनको फादर क्यों नहीं बोला गया? वो इतना नॉलेज कहां से रखे थे? और उनके समय में क्या एक एरिस्टोटल ही थे इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा जानकार थे? और भी लोग होंगे भाई, और भी कुछ लोग होंगे जिनके पास में खूब सारा नॉलेज होगा, उनको क्यों नहीं फादर बोला गया? तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिकॉर्ड। एरिस्टोटल जो थे ना, एरिस्टोटल ये रिकॉर्ड्स रखते थे, रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स रखते थे, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड का मतलब होता है कि ये जो भी पढ़ते थे ना, उसको एक कॉपी में लिखते थे। ये जो भी पढ़ते थे ना, उसको एक कॉपी में लिखते थे, कॉपी में लिख देते थे। अब चलिए हम इसकी खासियत बताते हैं आपको। मान लीजिए कि हम 5 दोस्त हैं, ए, बी, सी, डी, ई। हम 5 दोस्त हैं। परसों संडे है, हम दोस्तों ने प्लान किया, 5 दोस्तों से, आप लोगों में से 4 आदमी हो गए, हम 1 हो गए, 5 दोस्त हैं हम लोगों ने प्लान किया कि चलो कहीं से घूम के आया जाए। और हम लोग घूमने के लिए
वाल्मीकि नगर चले जाते हैं। हम लोग घूमने के लिए वाल्मीकि नगर चले जाते हैं। वाल्मीकि नगर में हम पांचों दोस्त घूमते हैं, लेकिन हम में से एक आदमी जो है सी, ये अपने साथ कॉपी लेके जाता है, कॉपी पेन लेके जाता है। ये जाता है, सपोज करो हम ही हैं, हम गए कॉपी पेन लेके, पढ़ाने वाले आदमी ठहरे ना, टीचर आदमी ठहरे, तो हम जाएंगे सब लिख के लाएंगे तब ना आपको पढ़ाएंगे। तो हम गए, देखे कि देयर इज अ रेस्टोरेंट जस्ट बिसाइड द रोड एंड देयर इज एन एप्पल ट्री, नहीं मैंगो ट्री ना, देयर आर सो मेनी मैंगो ट्रीज अराउंड दिस रेस्टोरेंट एंड 2 tigers and 1 elephant is sitting ना नियर द मैंगो ट्रीज। हम सारा चीज लिखे खूब बढ़िया से, जो जो चीज हम देखे वहां पर वाल्मीकि नगर में, हम सारी चीजों को उस कॉपी में अंकित करते चले, कॉपी में लिखते चले गए। हम सारी चीजों को लिखे। सबको कॉपी में लिखने के बाद हम लोग शाम को घर आए और हम उस कॉपी को कहीं पर रख दिए ना। हमारे रूम में अगर कोई गया हो चाहे जाए तो देखेगा कई सारे आपको कॉपी और डायरी मिलेंगे जिसमें हम कई सारे जगहों के बारे में लिखे हुए हैं। खुद हम लोग जहां भी घूमने जाते हैं हम उस सब के बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड्स डालते हैं। अच्छा लगता है, कभी आदमी पढ़ता है तो याद आता है कि ऐसा था। अब तो मोबाइल फोन और कैमरा आ गया था, तो हम लोग कभी भी घूमने जाते हैं तो साथ में एक कैमरामैन होता है, लोग वो लोग क्या करता है, सब वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग का करते रहता है। एगो सीडी बना के रख दिया जाता है, चलो भाई हो गया उस जगह का। पहले हम लोग घूमने जाते थे ना, उसमें लिखा करते थे, सेम टू सेम वैसे ही चीज है। अब आज से 200 साल बाद क्या होगा, 200 years लेटर, मान लो कि हम सभी मर जाते हैं। 200 साल बाद सब के सब मर जाते हैं, हम भी मान के चलते हैं, ऐसे पॉसिबल तो नहीं है। 200 साल बाद हम सभी मर जाते हैं, लेकिन 200 साल के बाद किसी एक आदमी को हमारा ये बुक मिल जाता है, कॉपी मिल जाता है। देखा, रिटन बाय मनमीत श्रीवास्तव, क्या लिखा है इसमें, वाल्मीकि नगर। अरे वाल्मीकि नगर के बारे में हिस्ट्री है ये तो। वो आदमी क्या करेगा, जाएगा वाल्मीकि नगर और उसको पढ़ेगा और वाल्मीकि नगर को देखेगा वहां पे। रेस्टोरेंट, अरे रेस्टोरेंट, यही रेस्टोरेंट का बात इस बुक में किया गया है। अच्छा, देयर आर सो मेनी एप्पल ट्रीज, कहां कोई एप्पल ट्री है, सब काट दिया गया ना। अब वो क्या करेगा, अगर थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा तो न्यूज़पेपर वालों को बुलाएगा और बोलेगा इस बुक के मुताबिक यहां पर एप्पल ट्री था, चीता था, एलिफेंट था, कुछ नहीं है यहां पर। न्यूज़पेपर वाले को बोलेगा कि आप इस बात को छापिए अपने पेपर में, यहां सब गलत हुआ है, पेड़ काटा गया है, चीता को मारा गया है, एलिफेंट का शिकार हुआ है, हंटिंग हुआ है, लिखिए। अब पेपर में अगले दिन बड़े बड़े अक्षरों में आएगा, अकॉर्डिंग टू मनमीत श्रीवास्तव बेतिया चाणक्य क्लासेस रिटन इन 200 years ago ना, वाल्मीकि नगर वाज लाइक दिस। अब हमारे बारे में नाम लिख के नीचे लिखा जाएगा सारा स्टोरी ना, और उस कॉपी का नाम हम डाल दिया जाएगा। अब हम चारों तरफ फेमस। नाउ आई विल बी कॉल्ड फादर ऑफ वाल्मीकि नगर। लेकिन इस चारों को कौन जानता है ना, मर भी लागे यार, सब खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन एक हम है, हमको लोग जानते होंगे, हम वहां पर आसपास में फेमस रहेंगे और आने वाले कई हजार सालों तक, जब तक वाल्मीकि नगर का बात किया जाएगा, हमारे बारे में बात किया जाएगा। तो यही होता है रिकॉर्ड। और ये जो एरिस्टोटल थे ना, ये रिकॉर्ड्स रखते थे, रिकॉर्ड्स। ये जो भी पढ़ते थे ना उसको लिखा करते थे। अब चलिए हम आपको इनकी थोड़ी बहुत कहानी बताते हैं। एक आदमी था, एक आदमी थे, रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनका नाम था प्लाटो, पलटो ना, प्लाटो। प्लाटो एक बहुत ही अच्छे टीचर थे, गुरु थे, गुरु ना, जो लोगों को सिखाते थे, पढ़ाते थे। और प्लाटो के स्टूडेंट्स थे बहुत सारे, उन्हीं में से एक स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। प्लाटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, और प्लाटो के ढेर सारे स्टूडेंट थे। जैसे आप सभी हमारे स्टूडेंट हो, तो हम हो गए प्लाटो,
और आप लोगों में से कोई एक हो गया एरिस्टोटल, इसी में से कोई एक है जिसका नाम है थियोफ्रास्टस। और भी बहुत सारे हैं, मेनी अदर्स। हम ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्लाटो के बारे पास में पढ़ते हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट्स में हम हैं एरिस्टोटल, मान के चलो अभी नहीं, हम तो प्लाटो हैं ना। आप में से कोई एक है एरिस्टोटल, वो सबसे ज्यादा तेज है, कुछ बहुत ज्यादा तेज है, मैनेजमेंट आता है उसको, उस सारा चीज जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ चुका है पहले से। अब हमारे मान लो मरने का दिन आ गया, हम प्लाटो हैं, तो हम क्या किए, एरिस्टोटल को बुलाए, बाबू सुनने, आज ही सारे बच्चा लोग का जिम्मेवारी तुम्हारे सिर पर, हम तो जा रहे हैं, तुम अब इनको संभालो। और वही काम किए प्लाटो। जब ये गए, खत्म हुए, तो इन्होंने सारा जिम्मेवारी एरिस्टोटल को दे दिया। अब एरिस्टोटल ने सारे स्टूडेंट्स का जिम्मा अपने नाम कर लिया, जिम्मेदारी उठाया। तो एरिस्टोटल खूब स्टडी किए, बायोलॉजी में खूब स्टडी किए, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्लांट्स का स्टडी, सॉरी एनिमल्स का स्टडी किए। भाई लाइफ तो दोनों के पास है, प्लांट के पास में भी लाइफ है और एनिमल्स के पास में भी लाइफ है। एरिस्टोटल सबसे ज्यादा एनिमल्स के बारे में पढ़े, लगभग 500 एनिमल्स के बारे में ये पढ़ाई किए थे। जब एरिस्टोटल के मरने का समय आया तो एरिस्टोटल तो इन लोगों को पढ़ा रहे थे, तो इन्होंने थियोफ्रास्टस को, इनका सबसे करीबी चेला था थियोफ्रास्टस, बुलाए, बबू सुनने, हम तो जा रहे हैं, और देखो ना हम खाली एनिमल्स के बारे में ही पढ़ाई किए हैं, प्लांट्स के बारे में हम पढ़ाई नहीं किए। बाबू तुम एगो काम करना, प्लांट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। थियोफ्रास्टस ने इस बात को माना, एरिस्टोटल के बात को माना, और थियोफ्रास्टस प्लांट्स के बारे में स्टडी किए, प्लांट्स के बारे में स्टडी किए। तो बायोलॉजी के फादर कौन, एरिस्टोटल, और एनिमल साइंस को बोलते हैं जूलॉजी। बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं, बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जूलॉजी और एक होता है बोटनी। अभी तो आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप लोग 11th में जाओगे ना, अगर आप वहां पर भी बायोलॉजी लोगे तो बायोलॉजी को दो पार्ट में बांट दिया जाएगा, जूलॉजी में और बोटनी में। जूलॉजी में और बोटनी में बायोलॉजी के दो गो ब्रांचेज हो जाएंगे। जूलॉजी मतलब जू, जू मतलब चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में एनिमल्स रहते हैं, तो जूलॉजी मतलब एनिमल्स। जो एनिमल्स का स्टडी करता है वो किसका स्टडी करता है, जूलॉजी का। अगर आपको एनिमल्स के बारे में जानना है तो आपको जूलॉजी पढ़ना होगा, जूलॉजी। बोटनी जो होता है ना, बोटनी बना है बोटैन से। अब बोटैन मतलब होता है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मैंने चरना, चरा क्या जाता है प्लांट को, तो बोटनी का मतलब प्लांट्स। तो अगर आपको मैंगो ट्री के बारे में पढ़ना है तो कहां पढ़ोगे, बोटनी में। और अगर आपको किसी लॉयन के बारे में पढ़ना है तो कहां पढ़ोगे, जूलॉजी में। याद रहेगा। तो बोलो एनिमल्स का पढ़ाई किसने किया, एनिमल्स का पढ़ाई किसने किया, एरिस्टोटल ने। तो एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन, एरिस्टोटल, और फादर ऑफ जूलॉजी कौन, जूलॉजी, एरिस्टोटल। लेकिन फादर ऑफ बोटनी कौन, थियोफ्रास्टस, ये फादर ऑफ बोटनी है। सोचिए सब एक के परिवार में फादर हो गया, लो ये कोनो बात हुआ, सब गाल खेलता है सब। हा? भाई फादर बनने का दूसरों को भी मौका देना चाहिए। हा? गलत बात है ये। कुछ कहानी समझ में आया। तो बायोलॉजी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक ना। बायोलॉजी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप 10th क्लास जब पास करोगे, आगे जाते हो, अगर आपको मेडिकल करना है तो मेडिकल में 180 क्वेश्चन आता है, 180 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 90 का पार्ट होता है। ये 90 क्वेश्चन बायोलॉजी होता है, और 45 + 45
फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। मतलब अगर आपको मेडिकल करना है आगे तो आपको 25% फिजिक्स पढ़ना है, 25% केमिस्ट्री पढ़ना है और 50% बायोलॉजी पढ़ना है, तब आपका मेडिकल क्वालिफाई होगा। मतलब बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा कंटेंट होता है नीट के एग्जाम के लिए, जिनको आगे जाके मेडिकल डिपार्टमेंट में जाना है ना। लेकिन जिनको इंजीनियरिंग में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ना होता है, बायोलॉजी नहीं पढ़ना है उनको। और तीनों का बराबर वेटेज होता है, 33%, 33%, 33%, तीनों बराबर वेटेज का आता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सो व्हाट इज बायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ और लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब जहां पे हम स्टडी अबाउट लाइफ या लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं ना। साइंस है एक ऐसा ब्रांच जहां पर हम लाइफ का स्टडी करते हैं या फिर लिविंग थिंग्स का स्टडी करते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं ना। वी स्टडी अबाउट ओनली लाइफ इन बायोलॉजी, हम सिर्फ लाइफ का स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। एरिस्टोटल, इनको कभी कभी अरस्तु भी लोग बोलते हैं। एरिस्टोटल फ्रॉम ग्रीस इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी, इनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। इन 1801, कहीं कहीं पे 1802 भी लिखा है, द नेम बायोलॉजी वॉज गिवन बाई जीन बैप्टाइस्ट डी लैमार्क। आप बस लैमार्क याद रखना, ऐसे साइंटिस्ट के नाम बड़ी छोटे छोटे होते हैं, डोंट वरी। लैमार्क एंड गॉटफ्रेड रेनहोल्ड ट्रेविरेनस, आप सिर्फ ट्रेविरेनस याद रखना। यही दो लोगों ने बायोलॉजी नाम दिया था, बायोस और लोगोस को मिला के बायोलॉजी नाम दिया था। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बायोलॉजी का किस्सा खत्म। अब आता है यहां पर बात चेंज के बारे में। दो चीजें हैं, सबसे बड़ी बात होती है चेंज। ये दुनिया का नियम है कि हर एक चीज चेंज होता है, हर कुछ चेंज होता है। लोगों का मन चेंज होता है, लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। हम लोग कभी बहुत छोटे थे ना, आज बड़े हो गए, कुछ दिन बाद हमसे भी छोटे छोटे आएंगे ना, मे बी। तो होता है, हर एक चीज का प्रॉपर्टी होता है, चेंज इज लाइफ। अगर आपको दुनिया में जिंदा रहना है तो आपको समय के साथ बदलाव लाना होगा। अगर आप समय के साथ नहीं चलोगे तो समय आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, समय आपको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। नॉर्मली बात करते हैं हम मोबाइल फोन्स के बारे में। आज आप देखो, नोकिया कंपनी को, अपने इंडिया के लोगों को मोबाइल चलाना सिखाया नोकिया, मोबाइल चलाना सिखाया नोकिया। सबसे ज्यादा लोग नोकिया का फोन यूज करते थे। कभी समय के साथ इंप्रूव नहीं किया। दूसरी कंपनी समय के साथ नया नया ब्रांड लॉन्च करते गई, नई नई टेक्निक्स मोबाइल फोन में डालते गई और हमें पसंद आते गया और हम लोग दूसरी मोबाइल फोन्स को खरीदते चले गए। आज देखो, कंपनीज हर एक साल में कई सारे ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं, कई सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं नई नई फीचर्स के साथ में। तो जो समय के साथ चल रहा है, लोगों का मांग था भाई डिस्प्ले बड़ा होना चाहिए, कंपनी ने क्या किया, डिस्प्ले बड़ा कर दिया। बैटरी ज्यादा होना चाहिए, कंपनी देखो आजकल 4000, 5000, 6000, 7000 mAh का बैटरी डालते चला गया, बड़ा बड़ा बैटरी यूज किया, बैटरी ज्यादा चलेगा ना। तो हर एक चीज जो जो प्रॉब्लम लोगों को आते गया, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते गए हम लोग, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया। तो चेंज का मतलब होता है ना कि समय के साथ चेंज होना। हम सभी चेंज हो जाते हैं। आप सभी 8th क्लास तक एक छोटे से बच्चे की बुद्धि थी, 9th में गए थोड़ा बुद्धि आया, 10th में आ गए बुद्धि कंप्लीट आ गया। इसके बाद जाओगे ना और ज्यादा बुद्धि बढ़ते जाएगा, दिमागी संतुलन आपका बनते जाएगा ना, और डेवलपमेंट आपके बॉडी में, आपके दिमाग में, आपके अंदर स्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम यहां पर थोड़ा साइंस में चेंज की बात करें, क्या होता है।
आप जानते हो कि चेंज बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि अगर वाटर है तो वाटर को हम लोग आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यही वाटर है जिसे हम लोग वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेपर को ही स्टीम बोलते हैं। तो यहां भी हमको चेंज दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहें तो मिल्क है, अब मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डालेंगे तो मिल्क का पूरा पार्ट कर्ड बन जाएगा। ये भी एक तरह का चेंज है। कोई अनराइप मैंगो है, अनराइप कच्चा आम, और हमने क्या किया, इसको छोड़ा, ये बाद में रिपेन हो गया, रिपेन मैंगो, पका हुआ आम हो गया, राइप हो गया। अगर हम कहें कोई आयरन है, लोहा है, हमने उसको छोड़ दिया हवा में, हवा में मॉइस्चर है, मॉइस्चर, हवा से कुछ नहीं होता है, सब होता है मॉइस्चर से। हवा में मॉइस्चर है, वाटर, इसने क्या किया, आयरन को रस्ट में कन्वर्ट कर दिया, जंग लग गया, अब उसमें रस्ट में कन्वर्ट कर दिया, जंग लग गया उसमें। तो हर एक जगह पर चेंज हो रहा है, कोई एक चीज दूसरे में चेंज हो रहा है, कोई एक चीज दूसरे में चेंज हो रहा है। आपको बस इतना देखना है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। अगर कोई नई चीज बनेगी, अगर कोई नई चीज बनेगी, तब हम कहेंगे कि वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। इसका फॉर्मूला भी नया होगा। कोई नई चीज बन रही है, मैक्सिमम ये इरिवर्सिबल होता है, रिवर्स भी नहीं होगा, तो हम इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। लेकिन अगर किसी नई चीज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हम उसे फिजिकल चेंज बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, फिजिकल चेंज। जैसे मान लो कि ये रिमोट है, इस रिमोट को हम ले जाए और ले जाके एक कैंडल लाइट कर दें और कैंडल पे रख दें, इसको हम कैंडल पे हम इसको रखें तो ये गर्म होगा। इसके गर्म होने से, गर्म हो रहा है, जलना नहीं है, गर्म कर रहे हैं हम इसको, ये गर्म हो गया। तो गर्म हुआ, हम बोले क्या कुछ चेंज आया, तो आप कहोगे यस सर। हम बोले क्या चेंज आया, तो आप कहोगे टेम्परेचर। हम बोले क्या कोई नया चीज बना है, तो आप कहोगे नो सर। तो हम बोलेंगे क्या, कौन सा चेंज माना जाएगा, तो फिजिकल चेंज। टेम्परेचर में चेंज क्या माना जाएगा, फिजिकल चेंज माना जाएगा। फिर हम इसको छोड़ देंगे, फिर रिवर्स करके अपने टेम्परेचर पे चला जाएगा। वाटर से आइस बना, लेकिन आइस से वाटर बन सकता है, मतलब कोई नया चीज नहीं बना है। अगर नया चीज बना होता तो रिवर्स नहीं होता, कोई नया चीज नहीं बना है। वाटर से वेपर बना है, वेपर से फिर से वाटर बन सकता है। हम जैसे ही वेपर के ऊपर हाथ रखेंगे हमारे हाथों पे वाटर आ जाएगा ना। तो ये एक फिजिकल चेंज है। लेकिन मिल्क से कर्ड बन गया, आप गए, आपने क्या किए, दो भाई बहन हैं, घर पे मम्मी नहीं है ना, भाई गए मार्केट से दूध लेके आए,
1 kg दूध ला के रखे, आज खीर बनाएंगे, और दीदी लाई क्या कही आपकी, उसमें कर्ड डाल दी और रख दी, अब बन गया दही। शाम को भाई आपके आए, आके बोले कि चलो खीर बनाते हैं ना, खूब मन था खीर खाने का, जाके देख रहे थे दही बन गया। अब ना हमारा तुम दही से दूध कन्वर्ट करके दो, अब तो लगा घर में ना, दही को दूध में कन्वर्ट करके दो, तो दीदी क्या करेगी, दही को उठाएगी, मिक्सी में डालेगी, घुमा देगी 2-4 बार दूध बन गया। लो, नहीं बन सकता, ये रिवर्स नहीं हो सकता। मैंगो है, आम है, पक गया है, यानी ज्यादा ही पक गया है ना, गए आप किसी दुकान पे, भैया ये तो ज्यादा पक गया है, तनी कम पका कर दीजिएगा। गए घूम रहे हैं किसी दुकान पे, सारे दुकान पे पका पका आम लगा हुआ है, आपको कच्चा आम खाने का मन किया है, कैरी, गए तो एक भैया पूछ रही है, सुनिए ना क्या खरीदना है, अच्छा छोड़िए आपके यहाँ नहीं मिलेगा, अरे क्या खरीदना है बताइए तो, भाई आम पका हुआ है कच्चा कर दीजिएगा क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं। आयरन है, लोहा है, लोहे से रस्ट बन गया, रस्ट से फिर लोहा नहीं बन सकता है, वो खराब हो गया, रिवर्स नहीं हो सकता है। इन तीनों ही केसेज में नया चीज बन रहा है, कोई ना कोई नया चीज बनेगा। यहां रस्ट बना है, यहां रस्ट बना है जो एक नई चीज है, यहां लैक्टिक एसिड बना है जो एक नई चीज है, यहां पर इथिलीन गैस बना है, सब आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, बस इतना सुन लीजिए, इथिलीन गैस बना है जो एक नई चीज है। तो जहां कुछ नया चीज आता है ना, नया कुछ बनता है, वो रिवर्स नहीं होता है, तो हम उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो बोलो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आ गया? नया सब्सटेंस बनेगा तो केमिकल चेंज, नया कुछ नहीं बनेगा तो फिजिकल चेंज, रिवर्स हो जाएगा तो फिजिकल चेंज, रिवर्स नहीं होगा तो केमिकल चेंज। याद रहेगा? अब जैसे आप देख लो यहां पर, ये आपके घर पे रखा हुआ कंटेनर है ना, फ्राई पैन बोलते हैं, फ्राई पैन मत बोलना, फ्राई पैन बोलते हैं, फ्राई मने फ्राई, अब पैन मने बर्तन, पैन मीन्स बर्तन होता है, फ्राई पैन किसी चीज को फ्राई करने वाला बर्तन होता है वो। अब आप इसमें क्या किए, पानी डाले और पानी को गर्म कर रहे हो, अब यहां से देखो वेपर निकल रहा है, अब देखो हम ऊपर से हाथ रख रहे हैं, बड़ा गर्म है जी ना, तो ऊपर से जब हम हाथ रखे हैं तो हमारे हाथ पे वाटर बनने लगा है, वाटर बनने लगा है। आप देखें ना, जब चावल बन रहा होता है, आप ऊपर वाला जब उसका ढक्कन हटाओगे तो उसमें से पानी छुएगा, या आपके यहाँ कढ़ाई उढ़ाई में सब्जी बनता है, जब हटाना ऊपर से कंटेनर देखना उसमें से पानी छूता है, वो क्यों? क्योंकि नीचे से वेपर जाके उस पर चिपक जाता है और फिर वो वाटर बन के नीचे गिर जाता है। तो ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। ऐसा थोड़ी कि वाटर से मिल्क बन गया, नहीं यार, कुछ नया नहीं बना ना। यहां पर देखो आइस है, अब ये आइस है, ऐसा ही कुछ आइस था ना 1912 में, 1912 में टाइटेनिक टकरा गया था ना, ये आइस है। जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी, आपको भी मालूम है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है ना, इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। यहां पर ये आपको जो आइस दिख रहा है, जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये आइस पिघल जाएगा, और इस आइस के पिघलने से समंदर में जो पानी है ना, उसका लेवल बढ़ जाएगा। इससे बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए, क्योंकि अगर समंदर का लेवल बढ़ेगा तो मान लीजिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया के कुछ कोस्टल एरियाज के बारे में, इंडिया के कुछ कोस्टल एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर तो श्रीलंका है, इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा है, इंडियन पेनिनसुला इसी को बोलते हैं। अब मान लो अगर यहां पर अरेबिक ओशियन में या इधर हिंद ओशन में, अगर इधर चारों तरफ पानी बढ़ेगा तो
ये क्या करेगा, लैंड को एक्वायर करेगा कि नहीं, जमीन पे पानी जाएगा, जमीन पर पानी जाएगा, कई सारे गांव डूब जाएंगे, कई सारे शहर डूब जाएंगे। तो आज का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इस पॉपुलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है, और आज के कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हीट बढ़ रहा है, और हीट बढ़ेगा तो बर्फ घटेगा। तो आइस का मेल्ट होना फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज है कि आइस का फॉर्मूला भी H2O होता है, आइस का फॉर्मूला भी H2O होता है, और वाटर का फॉर्मूला भी H2O होता है। सिंपल सी बात। चलिए, तो फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज इज रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डजंट इफेक्ट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अंदर कोई चेंज नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो जाते हैं। अब रीअरेंज कैसे हो जाते हैं, चलिए खूब सुंदर बताते हैं हम आपको। मान लीजिए हम उसका शेप बदल दिए, जैसे हम एक लोहे का टुकड़ा लिए हैं, गोल है, गोल एस्फेरिकल है, हम उसको हीट किए और हथौड़े से मार मार के हम उसको क्यूब बना दिए, हम उसको क्यूब बना दिए, क्यूब बना दिए। तो हम एक गोल एस्फेरिकल लोहे के टुकड़े को हमने क्या किया, क्यूब बना, हमने उसका शेप चेंज कर दिया। क्या इसका फॉर्मूला चेंज हुआ? पहले भी आयरन था, अभी भी आयरन है, बस हमने इसका शेप चेंज किया है। फिर से चाहे तो इसको चेंज करके ही बना देंगे, तो कौन सा चेंज माना जाएगा? फिजिकल चेंज माना जाएगा। फिजिकल चेंज ये रिवर्सिबल होता है। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, अगर आप वाटर को बॉयल कर रहे हो, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। अब आप देखो, आपने चीनी को पानी में मिलाया, चीनी शुगर ना, आपने पानी में मिलाया और खूब बढ़िया से आपने उसको स्टार किया, मिलाया, घुलाया। अब आप जब पीते हो तो चीनी का स्वाद आता है, चीनी का स्वाद आता है, मतलब चीनी कोई दूसरा चीज का फॉर्मेशन नहीं किया, चीनी अभी भी चीनी है, तभी ना चीनी का स्वाद आ रहा है। लेकिन आपने दूध को दही में कन्वर्ट किया, क्या दूध का स्वाद आता है? नहीं, क्योंकि वो नए चीज में कन्वर्ट हो गया है। समझ में आया? फॉर्मेशन ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ आइस ना जी। ये छोटे बच्चों की बुद्धि, छोटे छोटे थे हम लोग, तो छत पे जब आइस गिरता था ना छोटा छोटा, उस समय घर में फ्रिज नहीं था, दिल्ली की बात बता रहे हैं, दिल्ली में रहते थे तब, तो छत पे हम लोग बैठ जाते थे, जब आइस गिरता था ना, तो ही नहीं कि माथे पे चोट लग जाएगा, छाता लेके बैठते थे लोग आइस उठाते थे, उठा के, ठीक है ना, है ना, बड़े हुए तो पता चला, अरे गंदा लगा रहता था, पता ना कहाँ कहाँ गिरता था, सबका स्वाद ले लिए ना जी। होता है आइस, क्योंकि वो मेल्ट करेगा, वो मेल्ट करेगा। आखिर आइस ऊपर कहां से आया? नीचे से वाटर जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर टेम्परेचर कम है, -4 डिग्री, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ऊपर। जब वाटर वहां तक पहुंचता है तो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वहां से नीचे आते आते आइस छोटा छोटा हो जाता है। सोचो अगर इतना डिस्टेंस कवर ना करना होता, गिरा, टेंशन खत्म। चलिए, केमिकल चेंज समझ चुके हो? यहां किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, इसमें इंटरनल चेंज होगा, इंटरनल, इसके केमिकल फॉर्मूला में बदलाव आ सकता है। देखिए यहां पर कई साल पुरानी ये सब गाड़ियां आपकी अभी में भी कहीं ना कहीं देखे होंगे ना। हम देखे थे एक बार, नरकटियागंज में देखे थे ना, वहां पर 2-3 गाड़ियों को देखे, ऐसे हम पुलिस स्टेशन में भी देखे हुए हैं, ठीक है ना। जाते समय रास्ते से थाना उना पे लगा रहता है गाड़ी, कई कई साल पुराना गाड़ी लगा रहता है, देखते हो रस्ट पूरा लग जाता है, झड़ जाता है, पूरा पूरा झड़ जाता है। लोग पहले आयरन गेट लगवाते थे, लोहे का गेट लगवाते थे, झड़ जाता है पूरा रस्ट लग के। तो वो बात ये है कि ये जब झड़ेगा ना, ये जब मान लो ये पतला पतला फॉइल बन के झड़ेगा ना, निकालो इसको, देख रहे हो पाउडर बन गया। तो जब ये झड़ जाता है, ये पूरा का पूरा ये झड़ जाता है,
हम फिर से चाहें तो गाड़ी नहीं तैयार कर सकते, उसको उसको रिवर्स नहीं कर सकते यार। तो अगर वो रिवर्स नहीं हो पा रहा है, अगर वो रिवर्स नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि वह एक केमिकल चेंज है। आप देखो यहां पे कर्ड बन गया, कर्ड दही, दूध से दही बन गया ना, दूध से दही बन गया ना। अब ये दूध का स्वाद इसमें आएगा ही नहीं, अब ये दही का स्वाद आएगा ना, अब ये दही का स्वाद आएगा। दही में नया चीज बन गया, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड सब बैक्टीरिया बनाता है, सब लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और स्टेफिलोकस दो गो बैक्टीरिया होता है। इसी बैक्टीरिया का काम होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करना। इसीलिए दूध, दही से ही दही बनता है कि दही में बैक्टीरिया रहता है, और जब आप इस दही को दूसरे दूध में डालोगे तो उस दूध में जब बैक्टीरिया जाएगा फिर अपनी संख्या बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा, ज्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे तो ज्यादा एसिड बनाएगा, फिर उस एसिड से क्या करेगा, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो क्या है ये केमिकल चेंज? अब पढ़ लिया जाए थोड़ा। केमिकल चेंज इज एनी चेंज दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंसेस। इसमें कोई ना कोई नया केमिकल बनता है। अब पता है एक अच्छी बात, जैसे अगर हम आपको बताएं कि मान लीजिए ए है, आप इसको बी से मिला दिए और सी बना दिए, तो हमने अभी भी बोला कि दही है, तो आप इस दही को खाते हो तो दूध का स्वाद नहीं आता है, मतलब ये जो नया वाला सब्सटेंस बनेगा ना, न्यू सब्सटेंस, विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस बनता है ना, उसके पास नया प्रॉपर्टी होता है। वो अपने पापा मम्मी का प्रॉपर्टी नहीं रखता अपने पास, अपना नया प्रॉपर्टी बनाता है। चलो इसको खूब सुंदर एग्जांपल से बताते हैं। कैसे? H2 प्लस O2 इजकल्स टू H2। ये केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो केमिकल चेंज है ये। H2 प्लस O2 को मिलाए, H2 प्लस O2 को मिलाए तो H2O बन गया। हाइड्रोजन आप जानते हो हाईली इनफ्लामेबल। इस अर्थ पर सबसे ज्यादा तेज जलने वाला कोई चीज है तो कौन है? हाइड्रोजन। सबसे तेज जलने वाला चीज है हाइड्रोजन, सबसे तेज। तो हाइड्रोजन जलता है। आप जानते हो कि आप दुनिया के किसी भी चीज को बिना ऑक्सीजन का नहीं जला सकते हो। बिना ऑक्सीजन का लकड़ी नहीं जलेगा, बिना ऑक्सीजन का कैंडल नहीं जलेगा। तो हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है। दोनों की प्रॉपर्टी पता चल गया। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जलने वाली और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी जलाने वाली। लेकिन वाटर बुझाता है। देखो तो, ना तो पापा पर गया ना तो मम्मी पर गया, अपना नया प्रॉपर्टी बनाया है। तो केमिकल चेंज में ये दिखता है, जो भी चीजें बनती है ना, उनकी नई प्रॉपर्टी होती है। जो भी चीजें बनती हैं उनके पास कुछ नई प्रॉपर्टीज होती हैं, न्यू प्रॉपर्टीज रहेंगे उनके पास में, और वही है नया प्रॉपर्टी के साथ में ये H2O। तो वही बात हम यहां पे कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज। यहां पे नए सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन होता है। एट मॉलिक्यूलर लेवल केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। ये बात आगे आपको पढ़ाने को मिलेगा। यहां पे बॉन्ड टूटता है और बनता है, बॉन्ड टूटता है और बनता है, टूटता है और बनता है। कैसे? थोड़ा सा हम आपको दिखा सकते हैं इसमें। जैसे H2 प्लस O2 था और यहां पर H2O बन गया। खूब सुंदर से देखना, H2 था ऐसे, H
सिंगल बॉन्ड H, और ऑक्सीजन था O डबल बॉन्ड O। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा ना, इस हाइड्रोजन को छोड़ देगा ना, अब हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और ये हाइड्रोजन किसके साथ रहने जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो अब हो जाएगा कौन, ये दोनों हाइड्रोजन रहेगा, अब ये भी हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास। अब एक के ऑक्सीजन से इधर एक हाइड्रोजन जुड़ गया, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहां पर हुआ ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड और यहां पर हुआ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। तो इसमें पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है। क्या होता है, किसी भी लड़की का जब शादी होता है तो पुराने बॉन्ड्स टूटने लगते हैं मम्मी पापा से, नए बॉन्ड्स बनते हैं ना। और जो हस्बैंड के फैमिली वाले लोग होते हैं ना, हमारे यहाँ तो इसको कहीं काफी ज्यादा निर्दयता से दिखाया जाता है, दहेज प्रथा को जोड़ के। डाउरी एक बहुत ही अच्छी चीज है, खराब चीज है, बहुत खराब चीज है, बिल्कुल खराब चीज है। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बहुत खराब चीज है, आई नो डैट। ठीक है ना, मजाक मजाक में कुछ भी बोल देता आदमी। जैसे आयरन रस्टिंग, इसमें क्या बना, आयरन ऑक्साइड, एक नया चीज बना, कौन, आयरन ऑक्साइड ना। मिल्क सावरिंग, लैक्टिक एसिड। अरे भाई मत मिलाओ मिल्क में बाहर से कर्ड, छोड़ दो मिल्क को, दूध लाओ और छोड़ दो रख के, भूल जाओ। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद दूध फट जाता है। काहे कि दूध में बैक्टीरिया तो पहले से है, लैक्टोबैसिलस। अब आप उसको उबालोगे नहीं तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। आप अगर दूध को उबालोगे नहीं तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, और बैक्टीरिया बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और 2-3 घंटे बाद दूध फट जाएगा। कई बैक्टीरिया इतना ना लैक्टिक एसिड बना देगा, लैक्टिक एसिड बना देगा कि वह एसिड दूध को वाटर से अलग कर देगा। तो मलाई अलग, मक्खन अलग, क्रीम अलग, पानी अलग। अब आप देखते हो जा दूध तो फट गया। लेकिन देखना, अगर दूध को फटने देना नहीं चाहते हैं घर के लोग तो 2 काम करते हैं, या तो दिन भर उबालते रहते हैं, उबालेंगे फिर 2 घंटा बाद उबालेंगे, फिर 2 घंटे बाद उबालेंगे, और नहीं तो रेफ्रिजरेटर, जनरेटर नहीं रेफ्रिजरेटर ना, फ्रीज में रख देते हैं। आज जब उसको फ्रीज में रखेंगे तो फ्रीज में ठंडा लगता है, सारा बैक्टीरिया ठंडा के मारे बैठे रहेगा सब ना, नो रिप्रोडक्शन। अरे भाई बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करेगा तब ना संख्या बढ़ेगा, तो सारा बैक्टीरिया चुपचाप बैठे रहता है सब। अब वो काम करेगा नहीं, अब बैक्टीरिया अगर काम करेगा नहीं तो दूध फटेगा नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन एक और कारण होता है, अगर आप दूध को बॉयल नहीं कर पाए हो, या अगर आप दूध को फ्रीज में नहीं रख पाए हो, भूल गए हो, हमारी तरह काफी दिन ऐसा होता है, मम्मी हमारी स्कूल चली जाती हैं और दूध लाके यहाँ पे रख दिया जाता है और हम भूल जाते हैं दूध को रखना। तो 11 साढ़े 11 बजे हम आते हैं उस रूम में जिस रूम में दूध रखा रहता है, 11:30 बजे आएंगे तो देखेंगे दूध रखा हुआ। अब हमको दिमाग में आ गया 4 घंटे से दूध यहाँ पर है, दूध तो गया, ठाकुर तो गए हो ना जी। अब दूध में हम जानते हैं कि भैया वो तो एसिड बना दिया होगा सब, जहां हम इसको रखे गर्म करने के लिए तुरंत एसिड वाटर को अलग कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ही वाटर मिक्स कर देंगे, तो थोड़ा सा वाटर मिला देंगे, पानी मिला देंगे। अब जैसे ही थोड़ा सा पानी मिलाएंगे ना, तो दूध के अंदर जो एसिड है उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। अब गर्म करेंगे, नहीं फटेगा। अभी ना कि आप लोग भी जाके रख के इसे करो, कभी कभी फट ही हो जाता है। हर जगह ये साइंस है, होम साइंस नहीं है, ठीक है ना, तो चुपचाप साइंस पढ़ो। देखो यहां पर कैंडल जल रहा है, देखो कम देर जलाएंगे ना तो बोर्ड जल जाएगा। यहां पर कैंडल जल रहा है ना, कैंडल जल रहा है। काफी बार कहा जाता है कि यहां पर चेंज क्या आ रहा है। काफी लोग कहते हैं कि यहां पर फिजिकल चेंज हो रहा है, काफी लोग कहते हैं कि यहां पर केमिकल चेंज हो रहा है। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो बताते हैं कि
जब हम लोग पूछते थे गुरुजी से कि गुरुजी यहां फिजिकल चेंज हो रहा है कि केमिकल चेंज हो रहा है, तो गुरुजी कहते थे कि देखो इस कैंडल में ये जो है ये वैक्स है, वैक्स, और वैक्स को जब गर्म करेंगे ना तो वह लिक्विड बन जाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, फिजिकल चेंज है। क्लियर? हम बोले फिजिकल चेंज कैसे है, तो देखो सॉलिड से लिक्विड बन गया, और जब कैंडल जल जाता है पूरा तो लास्ट में जो लिक्विड थोड़ा सा बचता है वो फिर से सॉलिड बन जाता है। तो रिवर्स कर गया ना, तो कौन सा चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। फिर कहते थे अच्छा केमिकल चेंज कैसे है, तो यहां पर जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है ना वो कौन है, केमिकल चेंज है। बात तो सही है लेकिन थोड़ा सा यहां पर एरर है। यहां फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों एक साथ होता है, यहां फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों एक साथ होता है। अब चलिए बताते हैं कैसे। हम आपको एक बड़ा सुंदर बात बताएं, तो अगर आपको कभी भी फ्लेम दिखाई दे, फ्लेम दिखाई दे, फ्लेम कौन, ये, इसको फ्लेम बोलते हैं। जो आग जल रहा होता है ऊपर ना, जो लाह निकलता है उसमें से, फ्लेम बोलते हैं इसको। ये फ्लेम है, फ्लेम, लाइटेड पार्ट। फ्लेम तभी निकलता है ना जब कोई लिक्विड जल रहा हो या कोई गैस जल रहा हो, ये दोनों जलेगा तभी फ्लेम निकलेगा। सॉलिड के जलने से फ्लेम नहीं निकलता है, सॉलिड के जलने से फ्लेम नहीं निकलता है। जैसे कोयला, आपने अक्सर देखा होगा कि कोयला जो होता है, कोल कोयला होता है, अगर हम उस कोयले को जलाएंगे तो स्टार्टिंग में देखना उसमें से फ्लेम निकलता है, कोयले में से फ्लेम निकलता है ऐसा, लेकिन 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ये फ्लेम बंद हो जाता है और कोयला अंगीठी में कन्वर्ट हो जाता है। लाल रंग का अंगीठी, लाल रंग का तप रहा होता है, और उसके ऊपर रख रख के खाना बना रहे हैं आराम से। क्या फ्लेम देता है बाद में? नहीं। कि स्टार्टिंग में उस कोयले के अंदर गैस था, लिक्विड था, तो जब गैस और लिक्विड जल रहा था तो क्या प्रोड्यूस हो रहा था? फ्लेम। लेकिन जैसे ही गैस और लिक्विड जल गया तो उसके बाद कौन जला? सॉलिड। जो कोयला है ना, कोयला सॉलिड है, तो जब वो जलेगा ना तो क्या निकलेगा? फ्लेम निकलेगा? नहीं निकलेगा। यहां फ्लेम निकल रहा है, मतलब यहां पर सॉलिड नहीं जल रहा है, कौन जल रहा है? लिक्विड या गैस। तो देखो क्या हो रहा है, जब हम लोग माचिस को जला के और कैंडल के धागे पर, थ्रेड पर लेके जाते हैं, तो कैंडल के धागे में आग लग जाता है, क्योंकि कैंडल तो उसमें लगा ही होगा थोड़ा थोड़ा वैक्स। तो जैसे ही वो गर्म होता है ना, धागा, धागा जब गर्म होता है तो धागे के गर्म होने से उसके अंदर जो वैक्स होता है वो पिघल जाता है, और पिघल के उसमें आग लग जाता है, क्योंकि लिक्विड जलने लगा अब। तो देखिए क्या हो रहा है यहां पर, ये सॉलिड है, तो ये जो सॉलिड है, ये जो सॉलिड है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये ऊपर हीट है ना, तो इस हीट के कारण नीचे वाला वैक्स पिघल रहा है, आई पिघलेगा तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनते रहेगा और उस लिक्विड को धागा खींचते रहेगा, ऊपर धागा खींचते रहेगा, लिक्विड धागे के माध्यम से ऊपर चला जाएगा और जलेगा, फिर इस हीट से नीचे पिघलेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो जो ये पिघल रहा है ना, वैक्स से लिक्विड बन रहा है। क्या बन रहा है? वैक्स से लिक्विड बन रहा है। तो ये कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। लेकिन ये जो लिक्विड है ये जल के CO2 बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ रहा है। ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। बोलो समझ में आया है? क्योंकि ये वैक्स जल के CO2 प्रोड्यूस कर रहा है।
तो कोई आपसे पूछे कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, क्या बोलोगे? बोथ। बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल पहले फिजिकल चेंज होता है और तब केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल पहले फिजिकल चेंज होता है और तब केमिकल चेंज होता है। बोलो समझ में आया है? फिजिकल चेंज क्या हो रहा है? वैक्स इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और केमिकल चेंज लिक्विड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। या क्योंकि उसमें सल्फर है, और सल्फर की खूबी होती है, सल्फर हो चाहे फास्फोरस हो, ठीक है ना, ये जब चीजें जलते हैं तो ये फ्लेम के साथ जलते हैं, ये केमिकल ही अलग है उसका। बैठ जाइए। मैच स्टिक जब जलता है तो उसमें बारूद होता है, और बारूद के रूप में सल्फर और फास्फोरस रहता है। और सल्फर और फास्फोरस की एक खूबी है, ये फास्फोरस को अगर फास्फोरस पे रगड़ेंगे ना, उसमें आग लग जाता है, या फिर फास्फोरस में आग लग जाता है। फास्फोरस जब भी जलता है तो जलते ही गैस बना देता है अपने आप को, ठीक है ना, और उसमें फ्लेम लग जाता है, उसमें फ्लेम आ जाता है, उसमें आग लग जाता है। यही खूबी है। पुराने जमाने में आप लोग नाम सुना, अभी भी जंगलों में आग लग जाता है। क्या आप जाते हो आग लगाने? यस सर, हम ही गए थे। कब रे? अच्छा रात में गए, हम माचिस जला के जंगल में से भाग आए, सवेरे तक जंगल स्वाहा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हम ही ना आग लगाए थे, कोरोना के समय, याद है रहा है? ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत भीषण आग लगी थी। मैक्सिमम जो आग लगते हैं ना, वो पत्तों के कारण लगते हैं। पत्ते में फास्फोरस होता है, फास्फोरस लीफ में। जब पत्ता सूख जाता है ना पूरी तरह से, तो पत्ते का फास्फोरस ऊपर आ जाता है, और जब हवा तेज बहेगी ना, तो पत्ता एक दूसरे पर फ्रिक्शन करेगा। अब फास्फोरस जब फास्फोरस पर फ्रिक्शन करेगा ना, बस आग लग जाएगा। और जंगलों में आग लग जाता था। ये बड़ी बड़ी स्टोरीज है। तो चलिए पढ़ते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज, वेयर एज द मेल्टिंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल चेंज। वाई? The phenomenon which burning of candle belongs to both physical and chemical change. बर्निंग ऑफ कैंडल जिस फेनोमेना से जुड़ा हुआ है, जिस घटना से जुड़ा हुआ है, वो फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। When a candle burns, the oxygen in air reacts and forms carbon dioxide. A new substance CO2 is formed. So it is a chemical change. But when the candle melts, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जब कैंडल मेल्ट करता है तो सॉलिड से बस लिक्विड बनता है, कोई नया चीज नहीं बनता है। छोड़ दोगे तो वहीं पर लिक्विड फिर से क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज। अब आता है सम इंपोर्टेंट एलिमेंट्स। बाबू आप लोगों का सबसे पहला काम होगा कि हम तो ये बता दें कि एलिमेंट्स क्या हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को पहले से जानकारी होगी, नहीं होगी तो हम आपको बता देते हैं। ये पूरी दुनिया, आप, हम, हवा, ये पंखा, ये बल्ब, ये बोर्ड, ये पैनल, ये स्टाइलस, रिमोट, धरती, टाइल्स, बेंच, बैग, आपकी बॉडी, आप जिन चीजों को भी इमेजिन कर सकते हो, जिनकी जो मैटर है, मैटर जो सब्सटेंस है, मैटर है, वो हर एक चीज एलिमेंट से मिलके बना है। और मात्र इस दुनिया में 118 एलिमेंट्स हैं। मात्र इस दुनिया में 118 एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं 118 एलिमेंट्स से मिलके ये पूरी दुनिया बनी हुई है। पूरा यूनिवर्स बोल देना, पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। आपको जो सन दिखता है ना, सन बहुत बड़ा है, सन बहुत बड़ा। हमारा अर्थ कितना बड़ा है? इसके जैसे 3 लाख अर्थ सन में समा जाएंगे, इतना बड़ा है सन, इतना बड़ा है सन। और सन पूरा का पूरा ना हाइड्रोजन से बना हुआ है। पूरा सन हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, मेनली हाइड्रोजन है। वही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको कन्वर्ट करने में जो एनर्जी निकलता है वही जलता है, आग लग जाता है उसे, वो एनर्जी जलता है फ्लेम के रूप में, और उसी से लाइट आता है हमारे अर्थ पर। सन के अंदर इतना हाइड्रोजन है, इतना हाइड्रोजन है कि वह लगभग
5,000 ईयर्स से, समझिए, सॉरी 5 बिलियन ईयर्स से लगभग वो जल रहा है, और अभी कम से कम 5 बिलियन ईयर्स तक जलते रहेगा। 5 बिलियन ईयर्स तक जलते रहेगा, 500 करोड़ वर्ष अभी और सन जलते रहेगा। 500 करोड़ वर्ष। जैसे आपके घर पे एलपीजी सिलेंडर होगा, तो उस सिलेंडर में मान लीजिए 14 लीटर गैस है, 14 लीटर गैस है, 14 केजी गैस है। क्लियर? तो 30 दिन से जला रहे हो आप, और अभी आधा ही गैस खर्च हुआ है। तो हम जाएं और आपसे पूछें, सुनो गैस है? हाँ सर, अभी तो 30 दिन चलेगा। और तुमको कैसे पता है? अगर 30 दिन में आधा खर्च हुआ है, तो मतलब जितना बचा है उससे कितना दिन चलेगा? 30 दिन तक चलेगा, 30 डेज चलेगा। वैसे ही सन की बात है। सन में जितना हाइड्रोजन था, साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया, उसका आधा वो खर्च कर चुका है। तो आधा हाइड्रोजन खर्च करने में उसको लगभग 500 करोड़ वर्ष लग गए हैं, 500 करोड़ ईयर्स। हम उस समय तक शायद नहीं रहेंगे ना जी। लेकिन अभी जितना हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसमें सन अभी भी 500 करोड़ ईयर्स तक लाइट देते रहेगा। अब हमको बहुत चिंता हो गई है कि 500 करोड़ वर्ष जब बीत जाएगा, उसके बाद में लाइट नहीं आएगा, हम कैसे रहेंगे? सही में यार, बड़ी चिंता वाली बात है विषय। उसके बाद में तो लाइट ही नहीं करेगा। आप लोग भी चिंता करो, कैसे रहोगे 500 करोड़ वर्ष के बाद? तो हर जगह पे एलिमेंट्स हैं, हर जगह पे एलिमेंट्स हैं, हर जगह पे एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स में से 1 से लेके 30 तक आपको याद करने हैं। 1 से लेके 30 तक आपको याद करने हैं ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्ब। हो गए? शांत हो जाओ। तो 30 तक आपको याद कर लेने हैं, ठीक ना। हम आपको 2 दिनों का समय देते हैं, कल और परसों। अब आज आप क्या करना, 10 याद कर लेना, कल 10 याद कर लेना, और फिर परसों 10 याद करके तीनों को मिक्स कर देना। हम एक बार में नहीं कहते कि आज भर में याद कर जाओ, नहीं, कुछ समय देते हैं हम। आप ये 30 तक ना इसको याद कर जाओ। डोंट वरी, 20 तक ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैट्रिक में, लेकिन 30 तक आपको याद रहना चाहिए। हम पढ़ाएंगे 30 तक, और 30 तक आप एक बार याद कर जाओगे ना, तो 12th, ग्रेजुएशन, जब तक आपकी जिंदगी रहेगी तब तक लोग 30 तक ही पूछेगा। 30 से ज्यादा कभी कोई नहीं पूछता है। हाँ, जोश में लोग ज्यादा याद कर लेते हैं। हम ही लोग मैट्रिक में थे तो हमको 112 तक, उस समय एलिमेंट से, उस समय 112 तक हम रट के गए थे स्कूल में। तो हमको एक पेन गिफ्ट मिला था, एक छोटा सा डायरी भी था, गिफ्ट मिला था। लेकिन कोई फायदा नहीं, भूल गए। काहे कि कोई चीज याद तभी रहेगा जब वो आपके प्रैक्टिस में रहेगा। अगर वो आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो आपको याद नहीं रहेगा ना। इसलिए 30 तक आपको याद रखना, क्योंकि ये हमेशा आपके प्रैक्टिस में आते रहेगा। 30 तक आपको याद कर लेना है। क्लियर? अब चलिए बात किया जाए सम इंपोर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स आखिर होते क्या हैं? एलिमेंट्स आखिर होते क्या हैं? एक छोटा सा अगर इंट्रोडक्शन हम आपको दें, तो आप लोग जानते हो कि केमिस्ट्री के स्टडी में पूछे व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आप तुरंत कहोगे कि द स्टडी ऑफ मैटर्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matters is called chemistry। और हमने बताया था कि केमिस्ट्री में जो मैटर्स हैं, ये मैटर्स किससे बने हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से। तो बाबू ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ना, यही है एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के ही एटम्स होते हैं, एलिमेंट के ही एटम्स होते हैं। कोई भी दुनिया में एटम होगा वो किसी न किसी एलिमेंट का होगा, नहीं ना। कोई भी दुनिया में एटम होगा वो किसी न किसी एलिमेंट का होगा। जैसे हाइड्रोजन का कोई छोटा सा एटम मिल गया तो हाइड्रोजन का है,
कोई एक एटम मिला, वो ऑक्सीजन का है, किसी ना किसी ग्रुप से वो बिलोंग करता होगा। तो हर एक एलिमेंट कोई ना कोई, हर एक एटम कोई ना कोई एलिमेंट से बिलोंग करता है। हर एक एटम कोई ना कोई एलिमेंट से बिलोंग करता है, निश्चित। यहां पर आपके सामने 30 तक एलिमेंट्स का नाम दिया गया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे करके 30 तक नाम दिया गया। आपको हर एक एलिमेंट का नाम, उसका एटॉमिक नंबर और उसका सिंबल याद रहना चाहिए। हर एक एलिमेंट का नाम, उसका एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल याद रहना चाहिए। ऐसे हम आपसे पूछेंगे बताओ पोटेशियम कितने नंबर पे है, तो आप बोलोगे 19 नंबर पे है ना। हम बोलेंगे बोलो 17 पे क्या है, 17 पे क्या, बोलोगे क्लोरीन है। हम लोग 12 पे क्या है, 12 पे क्या है, आप बोलोगे मैग्नीशियम। हम कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे, बोलेंगे आयरन 26, बोले कोबाल्ट 27। तो मान लीजिए कि जो भी आपसे पूछा जाएगा वो कहीं कहीं से रैंडमली पूछा जाएगा, रैंडमली। तो आपको ऐसे इसको याद रखना है। देखो पढ़ाई करो जितना हम आपको बता रहे हैं, डोंट वरी, खूब अच्छे तरह से ये क्लासेस निकलेंगे। जितना हम आपको होमवर्क दे उतना कम से कम कंप्लीट रहे। तो आज का ये होमवर्क इसलिए करें क्योंकि कल होमवर्क मिलेगा, डीपीपी कल मिलेगा, है ना। तो आज इतना कर लोगे तो कल बहुत सारा क्वेश्चन देंगे हम आप लोगों को, तो ये पहले कंप्लीट करना जरूरी है। चलो, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री जो होता है ना, इस केमिस्ट्री को भी जैसे साइंस को दो ब्रांच में बांटा गया, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को दो ब्रांच में बांटा गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। वैसे ही केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है ना। केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर लास्ट में आता है फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ये 3 ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के ये 3 ब्रांचेज हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन का स्टडी करते हैं। कार्बन मतलब 1 से लेके 118 तक जो एलिमेंट्स हैं, एक से लेके 118 तक जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स में से 6 नंबर पे एक एलिमेंट है जिसका नाम है कार्बन। ये सबसे ज्यादा स्पेशल है। अब आप सोच लो कि ये कितना स्पेशल है कि इस पर एक चैप्टर है आपके क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये कितना स्पेशल है कि इसके ऊपर एक चैप्टर बना दिया गया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लास 10th में आप लोगों के लिए। तो सिर्फ कार्बन का स्टडी करने के लिए जिस ब्रांच का यूज किया जाता है केमिस्ट्री का, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओनली फॉर द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बाकी के बच गए 117 एलिमेंट्स, 117, उनके लिए है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेस्ट एलिमेंट्स। The branch of chemistry in which we study about all the elements except carbon। केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम सारे एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं, बस कार्बन का स्टडी नहीं करते हैं, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट में होता है फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि समझ में नहीं आता है। 11th 12th में भैया लोग, दीदी लोग होगा आपका सीनियर लोग, 11th 12th में कभी आप वो लोग से पूछिएगा ना, 11th 12th में आपका भैया दीदी होगा, कभी वो लोग से पूछिएगा कि सुनिए आपका केमिस्ट्री में सबसे वीक पॉइंट क्या है, तो मैक्सिमम उनमें से बोलेंगे फिजिकल बोलेंगे।
मैक्सिमम उनसे बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में ना हमको लॉ पढ़ने होते हैं, लॉज एंड रूल्स। इसमें रूल्स और लॉज पढ़ने होते हैं ना, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करना होता है। इन सबको यहां पे अप्लाई किया जाएगा, यहां पढ़ा जाएगा, यहां पे अप्लाई किया जाएगा। तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री। आपके क्लास 10th में 3 फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का 3 चैप्टर है, पहला, दूसरा और तीसरा। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स नॉन मेटल्स, ये तीनों इसका पार्ट है। फिर चौथा चैप्टर है कार्बन इट्स कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक। और पांचवा है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो अभी आप लोगों का नोट्स मिला, इसके लास्ट पेज में पीरियोडिक टेबल है। तो जो पीरियोडिक टेबल है ये कौन हो गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो वही बात है कि हमें जो है केमिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए हमें केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, और इसीलिए हम यहां पे बता रहे हैं। तो अगर हम लोग कहें कि हमें सिर्फ कार्बन को पढ़ना है, तो कार्बन के लिए क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन को छोड़ के बाकी के 117 एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऐसा केमिस्ट्री जिसमें हम लॉज, रूल्स, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सब का स्टडी करते हैं, तो उस केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। इन्हीं को हम इसमें यूज करेंगे। तो कल हम सबको अलग अलग पढ़ाएंगे। क्लियर? क्लियर? सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू टुमारो।